जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास 10th की मैथ, जिसमें इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों ने इसके पिछले वाले लेक्चर में क्लियर किया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको कितनी विधियों से हल किया जाता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का वास्तविक यानी कि मूल समीकरण क्या होता है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज हम लोग और क्लियर करेंगे। तो आप सब पेन और कॉपी लेकर तैयार रहें और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो चलिए देखिएगा, जैसा कि लिखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युक्त पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि जो हम लोगों का समीकरण होगा उसमें दो चर होंगे और समीकरण जो होगा वह एक युग्म के रूप में होगा, अर्थात एक जोड़े के रूप में होगा। तो देखिएगा, जैसे इसका जो मूल समीकरण होता है, इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मूल समीकरण होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल समीकरण तो जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा उसका जो मूल समीकरण होता है, अर्थात कि इसी समीकरण से और सभी समीकरण उत्पन्न होते हैं। तो देखिएगा, इसका मूल समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह पहला समीकरण होता है और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण होता है। तो पहला समीकरण जो होता है वह भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है ग्राफ पे, और दूसरा समीकरण जो होता है वह भी ग्राफ पर एक रेखा को प्रदर्शित करता है। और हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को आपको क्लियर कर चुके थे कि जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, पहले समीकरण को हल करने के लिए दूसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे समीकरण को हल करने के लिए पहले समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात दोनों समीकरणों को हल करने के लिए एक दूसरे की सहयोग की ज़रूरत होती है। और दोनों समीकरणों को हल करने की हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि कुल 4 विधियाँ होती हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि पहला विधि जो होता है वह ग्राफी विधि होता है, दूसरा जो होता है वो प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा विलोपन विधि होता है और चौथा वज्रगुणन विधि होता है। तो इन 4 विधियों के द्वारा इस समीकरण को हल किया जाता है। ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं ये वास्तविक समीकरण है, इसे मूल समीकरण कहा जाता है। और इससे जितने भी समीकरण बनेंगे इसी से बने हुए सभी समीकरण होते हैं, उत्पन्न सभी समीकरण होते हैं। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो दिया गया है यह वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें जो चर हैं देखिएगा कि ये जो समीकरण है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में आप देखेंगे तो कोई घात आपको नहीं दिखाई देगा, अर्थात जब किसी अक्षर का कोई घात न लगा हो तो उसका घात 1 होता है। तो यह समीकरण रैखिक समीकरण हुआ। और यह रैखिक समीकरण जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो देखिएगा, एक चर इसमें यह x है जो यहाँ पे यह एक चर है और दूसरा चर यहाँ पे y है। और यहाँ पे जैसे a1 b1 और c1 ये वास्तविक संख्याएं हैं। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी a2 b2 और c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो चर है ये चर है x यहाँ पर और यहाँ पे चर y है। तो इसमें भी देखिएगा दो चर है, इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है। और पहले समीकरण में भी दो चर एक ये एक और ये, दूसरे समीकरण में भी दो चर एक किया है और एक किया है। तो आपने देखा कि जो दोनों समीकरण हैं दोनों समीकरणों में दो चर का प्रयोग किया गया है और दो समीकरण एक साथ में लिखे गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा। जब दो समीकरण एक साथ में लिखे जाएँ तो इसी को कहा जाता है युग्म समीकरण। और जब समीकरण में कोई घात न लगा हो अर्थात इसका अधिकतम घात 1 हो तो इसे रैखिक समीकरण युग्म कहा जाएगा। तो इतनी बात से तो आप लोग एकदम से क्लियर होंगे, इतनी बातों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको शायद नहीं होगी। तो आगे देखिएगा, हमने बताया था कि जो ये दोनों समीकरण होते हैं जब हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करते हैं तो दोनों समीकरण ग्राफ पर एक एक लाइन को प्रदर्शित करते हैं। पहले समीकरण के द्वारा भी ग्राफ पर एक रेखा को प्रदर्शित किया जाता है, दूसरे समीकरण के द्वारा भी ग्राफ पर एक रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। और दोनों समीकरणों के द्वारा जब ग्राफ पे हम लोग रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पे 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है
कि हो सकता है कि पहली रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हो, और जिस बिंदु पर पहली रेखा दूसरी रेखा को प्रच्छेदित करता है वह बिंदु दोनों समीकरणों के x और y का मान होता है, अर्थात एक हल होता है। इसी प्रकार से हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाएं और किसी बिंदु को प्रच्छेदित न करें। जब दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करेंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और जब रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा के ही पथ पे जा रही हो, यानी कि जो पहली रेखा हो उसी पथ पे दूसरी रेखा भी जा रही हो, तो इसे बिंदुगामी रेखा कहते हैं या संपाती रेखा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के रेखाएं, जब दोनों रेखाएं एक ही पथ को निर्धारित कर रही हों तो उसके अनेकों हल होते हैं, अर्थात अनंत हल होते हैं। उसकी कोई परिकल्पना नहीं कि उसके कितने हल हो सकते हैं, क्योंकि पहली रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु से मिलता है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं, विधिवत से एक ग्राफ बना करके उसको देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे हमने कहा कि जब दोनों समीकरणों द्वारा हम लोग ग्राफ पर प्रत्येक समीकरण को प्रदर्शित करेंगे तो एक एक रेखा को प्रदर्शित करेंगे, तो देखिएगा, जैसे अगर पहला समीकरण हम लोगों ने ग्राफ पर प्रदर्शित किया और उससे एक रेखा बना इस प्रकार से और दूसरी रेखा इस प्रकार से, अर्थात दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित हो रही हैं, तो इस प्रकार की रेखा को प्रच्छेदित रेखा कहेंगे, हम लोग प्रच्छेदित रेखा कहेंगे। अगर देखिए इसको ग्राफ पर जब आप बनाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ग्राफ पे आप सबसे पहले ऐसे दो लाइन को बना लेंगे, और ये होता है आपका x और ये x डैश और ये y और ये y डैश होता है। इसे प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय तृतीय से चतुर्थ कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 लिखा रहता है, और इसकी तरफ यानी कि 0 के जब हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो इस पे पॉजिटिव संख्याओं को अंकित किया जाएगा, और 0 के जब बाईं तरफ चलेंगे तो उसमें निगेटिव संख्याओं को लिखा जाएगा, और 0 से जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उस पर भी पॉजिटिव संख्याएँ लिखी जाएंगी, और 0 से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो उस पर निगेटिव संख्याओं को अंकित किया जाएगा। और जब आप ग्राफ कॉपी लेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत पतली पतली लाइन खींची रहती है, और प्रत्येक लाइनों में देखेंगे कि आप वहाँ पे कुछ वर्गाकार आपको वहाँ पे आकृति बना हुआ दिखाई देगा। तो उसमें आप लोग प्रत्येक आकृति के, यानी एक छोटा वर्ग होगा फिर उससे बड़ा होगा, आप लोग ग्राफ में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा। तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पे आप जो ग्राफ होगा उसमें छोटे खाने बराबर 1 या छोटे खाने बराबर 10 नंबर को मान सकते हैं, 10 इकाई को मान सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लिया जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3, और फिर जब नीचे की तरफ चलेंगे तो इसमें भी -1 -2 -3, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 इस पे, यानी कि 0 से हमने बताया कि जब भी आप दाहिने तरफ चलेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव संख्याएं लिखी जाएंगी, ऊपर की तरफ जब चलेंगे 0 से y वाले अक्ष पे तो वहाँ पे पॉजिटिव संख्या लिखी जाएगी, और 0 से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो निगेटिव संख्याएं होंगी, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और जब 0 से बाईं की तरफ चलेंगे तब x अक्ष पे भी आप निगेटिव संख्याओं को वहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब हुआ तो हमने जब ग्राफ का, यानी कि जो समीकरण है, पहला समीकरण है, जब उस समीकरण के द्वारा आप ग्राफ पर किसी रेखा को प्रदर्शित करेंगे, अभी आगे हम सब सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। तो वहाँ पे मान लीजिए जैसे एक समीकरण हम ले लेते हैं कि a1x आपका जो मूल समीकरण है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। अब इस समीकरण के द्वारा मान लीजिए कि यहाँ ए बी सी की जगह पर कोई वास्तविक संख्याएं लिख दी जाती हैं, और इससे कोई जब ग्राफ पर रेखा खींची जाती है तो वहाँ पे मान लीजिए कि एक रेखा इस प्रकार से बनती है और दूसरी रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित कर देती हैं। तो जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी तो जो प्रच्छेदित बिंदु का निर्देशांक होगा वही x और y का वैल्यू होता है, और x y का वैल्यू जब जहाँ से हमको मिलेगा तो जो x y का वैल्यू होता है वही उस दोनों समीकरणों का एक हल माना जाता है, यानी कि उसका एक आंसर मिलता है वहाँ से हमको। तो इसी को कहा जाता है प्रच्छेदित रेखा। और प्रच्छेदित रेखा कोई भी समीकरण, जब दो समीकरण दिया रहे तो वो दोनों समीकरण प्रच्छेदित रेखा है कि नहीं है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था कि जैसे जब प्रच्छेदित रेखाएं होंगी तो ये मूल समीकरण a1 x प्लस b1 प्लस c1 जो लिखा है, और फिर दूसरा होगा a2 x प्लस b2 y और प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। तो जो दोनों समीकरण होंगे वे a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होंगे।
अगर ये दोनों समीकरण इसको संतुष्ट करते हैं, यदि ये दोनों समीकरण इसे संतुष्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रच्छेदित रेखा होगा, और अगर इसे संतुष्ट नहीं करते हैं तो प्रच्छेदित रेखा नहीं होगा। तब चेक करना पड़ेगा कि ये समांतर रेखा है कि बिंदुगामी रेखा है। तो समांतर और बिंदुगामी रेखा को चेक करने के लिए देखिए, चेक करने के लिए इस समीकरण को आगे हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है तो ये जो होगा यह समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 दिया रहे, अगर ये दोनों समीकरण इसे संतुष्ट करते हैं, इस शर्त को पूरा करते हैं, तो ये जो समीकरण दोनों होंगे दोनों बिंदुगामी होंगे, अर्थात समपाती रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। तो देखिएगा कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई समीकरण है यदि कोई दो चरों वाला कोई दो समीकरण है तो वे दोनों समीकरण किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से चेक करेंगे कि ये प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित कर रहा है कि समांतर रेखा को प्रच्छेदित कर रहा है, समांतर रेखा को प्रदर्शित कर रहा है कि बिंदुगामी या समपाती रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिएगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया गया है। जैसे समीकरण दिया है 2x + 3y + 4 बराबर 0, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x + 5y + 6 बराबर 0। और पूछा जाए कि यह किस प्रकार के ग्राफ पर किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने बताया आपको कि इसे देखने के लिए लिखा जाएगा a1। पहले तो सबसे पहले ये जो दिया गया हम लोगों का समीकरण है, इस पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हम लोग मूल समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो मूल समीकरण से तुलना करने के लिए जैसे इस समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से जब इसका तुलना कर लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4। इसी प्रकार से इसका तुलना करेंगे दूसरे समीकरण का a2x + b2y और + c2 बराबर 0 से। तो देखेंगे कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ a2 है और यहाँ पे a2 की जगह 3 है। तो a2 बराबर यहाँ से मिलेगा, a2 बराबर मिलेगा 3 और b2 बराबर यहाँ से मिलेगा 5 और c2 बराबर यहाँ से मिलेगा 6। अब इसी को चेक करना है हम लोगों को कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे, लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। हम लोग इसी में मान रख देंगे। अब इसमें मान रखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि यह रेखा प्रच्छेदित रेखा है कि समांतर रेखा है कि बिंदुगामी रेखा है। तो यहाँ पे देखिएगा a1 बराबर है 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2, a2 का मान है 3 बराबर b1/b2, b1 का मान है 3 और b2 का मान है 5। तो अब यहीं पे देखिए क्लियर हो गया कि यह a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, अर्थात कि 2/3 5/3 के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात a1/a2 अब यही शर्त को पूरा करता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को। और जब दो समीकरण इसे संतुष्ट करेंगे, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 को, तो यह जो दोनों समीकरण होंगे ये ग्राफ पर प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित करेंगे। तो इसके द्वारा जो ग्राफ पर चित्र बनेगा वह इस प्रकार का चित्र बनेगा, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी समीकरण दिया रहे तो उस समीकरण का पहले आप मूल समीकरण से तुलना करेंगे। इस प्रकार से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करने के बाद आप इसको जो लिखा गया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 जो लिखा गया है, आप इसमें सबसे पहले मान रख लीजिए। और जैसे ही आप मान रखेंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये सभी बराबर हैं, कि पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, कि a1/a2 बराबर b1/b2 के है। तो आप यहाँ से एकदम स्पष्ट क्लियर कर पाएंगे कि ये किस प्रकार से समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने तीनों शर्तों को आपने अभी देखा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो यह प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित करेगा, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लिखा गया है तो ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा, और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2
अगर इसको संतुष्ट करता है कोई दो समीकरण तो ये बिंदुगामी रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए दो समीकरण को आप उसको मूल समीकरण से सबसे पहले तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करके और इस पे रख करके आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो दिया गया दोनों समीकरण है वह प्रच्छेदित रेखा को प्रदर्शित करेगा, समांतर रेखा को, कि बिंदुगामी रेखा को। तो आशा रखते हैं कि अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि दिए गए समीकरण किस प्रकार की रेखा को किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये क्लियर कर पाएंगे कि जो दोनों दिए गए समीकरण हैं वो किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उसको ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया दो समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। यहाँ पे ये दो दिए गए समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों को हम लोगों को देखना है कि ग्राफ पे किस प्रकार के लाइन को ये प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इन दिए गए समीकरणों का आलेख तैयार करना होगा और आलेख में x y का जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग ग्राफ चित्र पर दिखा करके लाइन को बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की लाइन को वो प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले इसका आलेख तैयार करेंगे। तो देखिएगा पहले समीकरण के लिए आलेख जो होगा यहाँ पे लिखेंगे x + 3y = 6। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर यहाँ से होगा 6 - 3y। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 6 और -3y के लिए आलेख। तो इस प्रकार से यहाँ पे तैयार कर लेंगे। A, B और C। यहाँ पे लिख लेंगे x और यहाँ पे लिख लेंगे y। और यहाँ पे जो हम लिखे हैं ABC, ये आप कम से कम ABC यानी कि 3 बिंदुओं को ज्ञात करेंगे और इन 3 बिंदुओं को ज्ञात करेंगे तो दोनों समीकरणों के द्वारा जब हम लोग 3 बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं तो उससे ग्राफ पर स्पष्ट रूप से जो x y की वैल्यू होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग कम से कम इसके 3 बिंदु को ज्ञात करेंगे। अधिकतम आपके ऊपर निर्धारित करता है, चाहे जितने बिंदुओं को आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बिंदु को लेना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे इस समीकरण में तो यहाँ से हमको x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान देखिएगा यह है x बराबर 6 - 3। अगर हम y का मान यहाँ पे 0 रख देते हैं, y का मान 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे देखिएगा 6 माइनस, और जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 6 होगा। तो यहाँ से जब हमने देखा आपकी जब y का मान 0 रखा तो x का मान 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से y का मान 1 रखते हैं तो देखिएगा कि x बराबर 6 - 3 × 1। y का मान 1 रखने पर तो यहाँ पे देखेंगे 6 - 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही होगा और 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान आपको 3 मिला है। इसी प्रकार से y का मान हम -2 अगर रख लें, y का मान -2, तो देखिएगा y का मान जब -2 रखेंगे तो x बराबर है 6 - 3। y का मान रखना है आपको -2, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 और माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये 3 दूना 6, तो x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 12 होगा। तो x का मान हो जाएगा 12। अब पहले समीकरण का ये आलेख तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण का भी आलेख तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा दूसरे समीकरण का आलेख। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो यहाँ से 2x बराबर 12 माइनस यहाँ पे है तो इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा 3y और x बराबर हो जाएगा 12 + 3y/2। इस 2 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। अब आप जब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो हल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा, यहाँ पे जब y का मान रखेंगे तो हल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वह x का मान होगा। तो इसके लिए भी इसी प्रकार से एक आलेख बना लेंगे। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिख देंगे y।
A, B और C। अब आपको y का ऐसा मान रखना है ताकि 3 में गुणा करें और 12 में जोड़ करके 2 से भाग दें तो पूरी तरीके से कट जाए। तो आपको ये अपने से सोच करके रखना है कि ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इसका परिणाम हमको मिल सके और 2 से उसमें भाग दें तो पूरी तरीके से विभाजित हो सके। तो चलिए अगर हम लोग y का मान 0 रख लेते हैं, y का मान 0, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 12 धन 3 गुणे 0 और बटे 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा बटे 2, तो 2 1 का 2 और 2 6 12। अर्थात जब आप y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0, तो x का मान आपको 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से y का मान 2 रख दिया जाए, y का मान 2, तो देखिए y का मान जब आप 2 रख देंगे, y का मान 2 रखेंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा 12 धन 3 गुणे 2 और 12 इसके बटे 2 रहेगा। अब देखिएगा 12 और 3 दूना 6, तो 6 बटे 2। अब ये 12 और 6 18 के बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ गया 9। अर्थात जब आप y का मान 2 रखें तो x का मान आपको 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से y का मान हम लोग -2 रख लेते हैं, y का मान -2, तब देखिएगा जब आप y का मान -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 धन 3 गुणे -2 बटे 2 और फिर ये होगा 12 और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव संख्या है। तो जब भी पॉजिटिव और निगेटिव संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा जो वैल्यू प्राप्त होता है वो ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और बटे 2, 12 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6 के बटे 2, अर्थात इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो 3 प्राप्त हुआ। अब आपने देखा कि दोनों समीकरण का आलेख बन के तैयार हो गया। अब इसी आलेख को हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और ग्राफ पर प्रदर्शित करने के बाद ये क्लियर होगा कि इस आलेख के द्वारा यानी कि इन दोनों समीकरणों के द्वारा आलेख पर किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से आप ग्राफ कॉपी का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से लाइन को खींचेंगे ग्राफ पे, और यहाँ पे ले लेंगे 0 और 1 2 3 तो इस प्रकार से आप पहले लाइन को खींच लेंगे और इस लाइन पे यहाँ पे लिख देंगे 0, और ये जो होता है ये x है और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं को लिया जा सकता है। इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4, और इसी प्रकार से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इस दिए गए आलेख का जो मान है, इस दिए गए आलेख का जो मान है इस ग्राफ पर दिखाएंगे। तो देखिएगा पहले समीकरण को जब हम लोग पहले समीकरण के आलेख को इस पे दर्शाएंगे तो यहाँ पे x बराबर है 3 और y बराबर है 0। तो x का वैल्यू है 6 है, तो x का मान देखेंगे, x का मान है 6 और y का मान है 0। तो एक बिंदु हम लोगों को यहीं पे मिलेगा, एक बिंदु यह हो जाएगा। और दूसरा बिंदु देखिएगा कि दूसरा बिंदु है y पर 1 और x पे 3।
तो y पर 1 और x पर 3, तो दूसरा बिंदु यहाँ मिल जाएगा, यानी कि इधर से 3 के सीध में और इधर से 1 के। फिर तीसरा है y पर -2 और x पे 12, तो y पर -2 और x पे 12, तो 2 और तो लगभग एक बिंदु हम लोगों को देखिएगा यहाँ पे 12 के सीध में, यहाँ पे 12 के सीध में और इधर से 2 के सीध में यहाँ पे, तो एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा। अब इसे स्केल लगा करके आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यह सीधी रेखा को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। स्केल के माध्यम से जब आप इसको खींचेंगे और आप जब ग्राफ पर इन नंबरों को प्रदर्शित करेंगे तो ये एकदम सीधे में होंगे और ये जो लाइन बनेगी एकदम सीधी लाइन बनेगी। ये केवल आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जब आप इस पे ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन और तीनों बिंदु एकदम सीधे में मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के आलेख को जब हम लोग इस पर प्रदर्शित करेंगे तो देखिएगा y की वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 6 है। y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6, तो यही बिंदु मिलेगा। फिर उसके बाद है कि y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 9, तो y का 2 और x का 9, तो 2 और 9 लगभग देखिए इधर से 2 के सीध में और इधर से 9 के सीध में, तो एक बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर तीसरा है कि y पर -2 और x पे 3, y पर -2 और x पर 3, तो ये -2 और इधर से 3, तो एक बिंदु आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसे इन तीनों बिंदुओं को स्केल लगा के आप इस प्रकार से मिला देंगे तो देखेंगे कि ये भी लाइन जो होगी एकदम स्ट्रेट लाइन होगी और इस प्रकार से आपका एक चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों रेखाओं के द्वारा आपके दोनों समीकरणों के द्वारा दो रेखाएं प्रदर्शित की गई और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं वही बिंदु इन दोनों समीकरण का हल होता है। तो इस समीकरण का जो हल होगा वह होगा 6 और 0, अर्थात x का मान 6 होगा और y का मान 0 होगा, क्योंकि देखिए दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही हैं एक दूसरे का और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वह 6 और 0 है। इसी प्रकार से आप लोग कोई भी दिया गया समीकरण हो उस समीकरण का आलेख तैयार कर लेंगे और आलेख तैयार करने के बाद उसे ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से ये देख पाएंगे कि दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखा हैं, प्रच्छेदित रेखा हैं कि बिंदुगामी रेखा हैं। तो हम आशा रखते हैं कि कोई भी ये दिया गया दो समीकरण होगा तो ग्राफ विधि से आप लोग उसे बड़े आसान तरीके से हल कर पाएंगे। आपको हल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब यदि आप स्पष्ट रूप से और पूरे इस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसके लिए कमेंट करिए, आपकी समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विलोपन विधि से किस प्रकार से दो समीकरणों को हल किया जाता है। तो चलिए देखिएगा, विलोपन विधि से दिए गए समीकरण को हल करें। तो यदि कहीं पे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करिए, तो विलोपन विधि से हल करने का बहुत ही सरल तरीका है और एक दो क्वेश्चन हम आपको अच्छे से करा देंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो निश्चित रूप से आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि विलोपन विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जो x का गुणांक है और y का गुणांक है, दोनों समीकरणों में x और y के गुणांकों को देखेंगे कि किसी एक का यानी x का गुणांक या y का गुणांक अगर एक समीकरण का दूसरे समीकरण के गुणांक के बराबर है तो वहाँ पे देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए कि इनके गुणांक बराबर हैं, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक, कोई एक गुणांक बराबर होना चाहिए और अगर बराबर नहीं है तो उसे बराबर किया जाता है। मान लीजिए कि अगर x का गुणांक या y का गुणांक कोई एक गुणांक बराबर है तो दोनों समीकरणों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आपको देखना होगा कि जिसका गुणांक बराबर है उसके चिन्ह क्या हैं, उसके समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। अगर समान गुणांक पहले से ही है और दोनों समान चिन्ह के हैं तो वहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब आप घटाएंगे तो वहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। जहाँ पे प्लस लगा रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यदि गुणांक बराबर नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यह है 2x + 3y = 13 और दूसरा समीकरण है 4x + 5y = 23। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले समीकरण का x का गुणांक दूसरे समीकरण के x गुणांक के बराबर नहीं है, पहले समीकरण का y का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें x का गुणांक या फिर y का गुणांक कोई एक गुणांक बराबर करना होगा। और गुणांक को बराबर करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने से गुणा कर दें। जैसे x का गुणांक मान लीजिए यहाँ पे हमको बराबर करना है, अगर x का गुणांक यहाँ पे हमें बराबर करना है तो हम देखेंगे कि x में कितने का गुणा कर दें कि y दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर हो जाए। तो देखिएगा कि दूसरा जो हम लोगों का समीकरण है उसके x का गुणांक 4 है और इसके x का गुणांक 2 है। अगर इस समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक दूसरे के गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट के सभी पदों में 2 से गुणा करके समीकरण समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात गुणा कर देंगे। अब इसके सभी पदों में किया जाता है तो 2 से गुणा जब आप 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 3y में करेंगे तो ये हो जाएगा 6y और 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में से हम लोग समीकरण नंबर 2 को घटा लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है 4x + 5y = 23। तो घटाने पर, तो यहाँ पे घटाने के लिए कहा जा रहा है तो देखिएगा कि इसके जो चिन्ह होंगे सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके दोनों गुणांक बराबर हो गए, x का गुणांक बराबर है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी कोई 2 सजातीय पद हों दोनों के गुणांक बराबर हों और दोनों विपरीत चिन्ह को हों तो उनकी वैल्यू 0 होती है अर्थात एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यह इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा जब भी विपरीत चिन्ह आए, एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाता है तो हमने यह भी बताया था कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं वे घटते हैं और घटाने के बाद देखेंगे कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये +6 है और यहाँ पे ये -5y है, इस बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिन्ह बदल गया है। तो जो बदला हुआ चिन्ह होता है उसी को माना जाता है, बीच का चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो देखिएगा 6y में से 5y घटाएंगे तो y आ जाएगा और y बराबर यहाँ पर भी घटा लेंगे तो 26 में से 23 को जब घटा लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा। तो जो y की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, y की वैल्यू यहाँ पे 3 मिला हुआ है। अब ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है 2x + 3y। तो देखिए y की जगह पे 3 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा × 3 और बराबर 13। तो ये होगा 2x और प्लस 3 × 3 = 9 बराबर 13। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर हो जाएगा 13 और इस 9 को पश्चांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा और 2x का गुणांक है तो बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर होगा, आप 13 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 के बटे 2, तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 अर्थात जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगा। तो इस समीकरण से हम लोगों को y बराबर 3 मिला है और x बराबर 2 मिला है अर्थात इस समीकरण का जो हल होगा वह 2 और 3 होगा। तो इसी प्रकार से
जब दो समीकरण दिए रहे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग किसी एक गुणांक को बराबर करेंगे, x के गुणांक को या y के गुणांक को। जब x या y का कोई गुणांक बराबर हो जाएगा तो देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों के जिसका गुणांक बराबर हुआ है उसका चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है। यदि समान चिन्ह होगा तो घटाने पर लिखेंगे और विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ने पर लिखेंगे। चलिए और क्वेश्चन को हम हल करते हैं, उसके बाद जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करवाते हैं। चलिए देखिएगा एक दूसरे समीकरण को। तो यहाँ पे दिया गया है 3x - 5y - 4 और बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा है 9x - 2y - 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब इस समीकरण को भी आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले आप देखेंगे x या y का कोई गुणांक बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप न तो x का गुणांक बराबर है न तो y का गुणांक बराबर है। तो इसे बराबर करने के लिए आप दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर देख लीजिए पहले समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने पर दूसरे समीकरण का कोई गुणांक बराबर हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो दूसरा यह तरीका है कि आप जैसे x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इस x के गुणांक से समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में गुणा कर दीजिए। जैसे इसका गुणांक 9 है तो 9 से समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में गुणा, और इसके गुणांक से यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट के x के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में किया जाएगा। तो समीकरण नंबर सेकंड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें सभी पदों में, तो यहाँ पे x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट के सभी पदों में सभी पदों में 9 से तथा समीकरण सेकंड के सभी पदों में 3 से गुणा करके घटाने पर। अब इस बात को कैसे क्लियर करेंगे कि जोड़ने पर लिखा जाएगा कि घटाने पर। तो हमने आपको बताया कि अगर जिसके गुणांक बराबर हो रहे हैं, अगर वे समान चिन्ह के हैं तो घटाने पर लिखा जाएगा, और अगर वे विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ने पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों समान ही चिन्ह के हैं, इसलिए यहाँ पे घटाने पर लिखा जाएगा। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 9 का आप 3 में, तो 9 तिरिक 27x हो जाएगा, -9 × 5 = 45y और -9 × 4 = 36 और ये बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो 9 तिरिक 27x -2 × 6 तो -6y और -7 तिरिक 21 बराबर 0 और ये समीकरण नंबर 4 होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इस प्रकार से आप गुणा कर लिए, इसमें 9 का सभी पदों में, इसमें 3 का सभी पदों में, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से कोई भी समीकरण दिया रहे और उसमें एक समीकरण का दूसरे समीकरण के किसी गुणांक से उसका गुणांक बराबर नहीं, अर्थात x का x से या y का कोई भी गुणांक एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर करने के लिए आप अगर x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के सभी पदों में और दूसरे समीकरण के x का गुणांक पहले समीकरण के सभी पदों में अगर गुणा कर देंगे तो x का जो गुणांक होगा वह बराबर हो जाएगा। और गुणांक यदि बराबर हो जाता है तो यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों समान चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं। यदि दोनों समान चिन्ह के होंगे तो आप लिखेंगे घटाने पर, और अगर दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव अर्थात विपरीत चिन्ह के होंगे तो आप लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है। और ये विपरीत चिन्ह के रहेंगे तो ऑलरेडी ये विलुप्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा y का मान आप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आप इसमें चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों सजाती पद हो गए और दोनों का चिन्ह विपरीत है, दोनों का गुणांक बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अर्थात एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पद मिले और दोनों सजाती पद हों तो दोनों एक दूसरे से घट जाते हैं, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगाएंगे। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो 45 में से 6, 15 में से 6 गए, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 3, तो माइनस ये 39 है, 39y हो जाएगा। और यहाँ पे भी घटा लेंगे आप, तो देखिएगा ये माइनस है या प्लस है, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, ये भी घट जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1 यानी कि 15। तो यहाँ पे आपका आएगा -15। तो -39 -15 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि -39 बराबर, इसको पक्षांतर कर दिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ से y का मान जब आप निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 15 के बटे -39। तो ये आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा ये y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से अगर इस y का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे तो आपको x का वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे और x का वैल्यू अगर आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकाल के हम बताएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी हम आप लोगों को विलोपन विधि के विषय में और क्वेश्चन को हल करवाएंगे। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि को भी हल करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।